नमस्कार, मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, सभी एमकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, हमने पिछली वीडियो में एक जो मिश्रित विकल्प वाले खेलों की बजाय हमने सरल सुमो के जो विकल्प वाले थे वो समस्याएं हमने गेम थ्योरी के अंतर्गत देखी थी, जिसके अंतर्गत सरल व्यूहरचना का मतलब ये होता था कि प्रत्येक जो खिलाड़ी होता है उसको एक ही प्रकार के विकल्प जो होता है वो एक बार में यूज करता है। वो स्थिति तब उत्पन्न होती थी जबकि किसी भी समस्या में मिनीमैक्स मेथड से जब हम सवाल को हल करने की कोशिश करते थे तो सैडल पॉइंट उसमें आ जाता था, यानी साम्य बिंदु जब आता था तब हम उसको जो है वो सरल व्यूहरचना कहलाती थी और उससे हल आ जाता था और उसका वैल्यू ऑफ गेम भी उसका सैडल पॉइंट ही होता था। ये मिश्रित विकल्प वाले खेल जिसको मिक्स्ड स्ट्रेटेजी वाले गेम्स विद मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज बोलते हैं। मिक्स्ड स्ट्रेटेजी का मतलब सीधा सीधा तो ये होता है कि कोई भी खिलाड़ी जो होता है वो किसी भी विकल्प को मिक्स यूज करता है, मतलब एक से अधिक विकल्पों को मिक्स करके यूज करता है, केवल अकेला विकल्प यूज नहीं करता बल्कि एक से अधिक विकल्पों को किसी पर्टिकुलर रेशियो में यूज करता है, तो वो मिश्रित व्यूहरचना हो गई। लेकिन यह समस्या उत्पन्न कब होती है? जबकि उसके अंदर सैडल पॉइंट नहीं होता है, यानी जब मिनीमैक्स मेथड से सवाल को हम सबसे पहले हल करने की कोशिश करते हैं और उसमें यदि सैडल पॉइंट नहीं आता है तो फिर रचना है वो मिश्रित व्यूहरचना वाली जो समस्या बन जाती है। और इसको जो है वो चूंकि विकल्पों का प्रयोग जो है वो एक अनुपात में किया जाएगा। आपके सामने एक समस्या है जिसमें ए और बी दो खिलाड़ियों को दो दो विकल्प उपलब्ध हैं। एस टी बी खिलाड़ी यानी स्तंभ खिलाड़ी के लिए और आर खिलाड़ी की यानी रो प्लेयर यानी ए जो है वो पी और की अल्टरनेट यूज करता है। अब इसको अपन सबसे पहले वही रो मिनिमा कॉलम मैक्सिमा से सवाल को हल करेंगे। तो इसके अंतर्गत कोई भी जो रो मिनिमा लिया -3, 1, कॉलम मैक्सिमा लिया 6 और 7 और मिनिमा का मैक्सिमा क्या आता है? 1 आता है और मैक्सिमा का मिनिमा 6 आता है, तो 1 और 6 तो सैडल पॉइंट हुए नहीं, सेम बिंदु नहीं आए, साम्य बिंदु नहीं है। साम्य बिंदु कब होता है? जब मिनिमा का मैक्सिमा और मैक्सिमा का मिनिमा सेम वैल्यू होती हैं, उसको हम सैडल पॉइंट कहते हैं। तो इसमें नहीं आया। जब साम्य बिंदु नहीं आया दैट मीन्स यह समस्या सरल व्यूहरचना वाली समस्या नहीं है बल्कि एक मिश्रित व्यूहरचना वाली समस्या है। और सरल व्यूहरचना अगर नहीं है तो फिर इसको हम ऑर्डोमेंट्स विधि से हल करेंगे और ऑर्डोमेंट्स ये आपके सामने हैं। ऑर्डोमेंट्स हम कैसे लेते हैं इसकी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूं। ऑर्डोमेंट्स लेने के लिए जैसे जो पहले हम जैसे एक खिलाड़ी है इधर जिसको हम रो प्लेयर कहते हैं, उसके लिए ऑर्डोमेंट्स कैसे लेंगे? तो जो P विकल्प के सामने यानी R के दो ही विकल्प हैं, R खिलाड़ी के लिए यानी जो A है जो रो प्लेयर है उसके दो विकल्प हैं P और Q। तो P के सामने जो ऑर्डोमेंट आएगा वो Q के सामने की बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाकर, और Q के सामने का जो ऑर्डोमेंट आएगा वो P के सामने के बड़े में से छोटा घटा करके। तो जैसे P के सामने जब हम ऑर्डोमेंट निकालेंगे तो Q के सामने 6 में से एक 6 और बड़ा है और एक छोटा है, तो 6 - 1 किया 5 आया। Q के सामने किया तो 7 - -3। जब हम कोई भी चीज को घटाते हैं तो हमेशा आगे वाली ब्रैकेट में होती है, तो इससे चिन्ह की प्रॉब्लम नहीं आती। तो 7 - -3 लिखेंगे तो ये 10 बन जाएगा, 7 + 3 हो जाएगा 10। तो इस तरीके से टोटल 15 हो गया। ऐसे ही जब हम पंक्ति खिलाड़ी स्तंभ खिलाड़ी जो है वो जैसे 20 स्तंभ खिलाड़ी है तो स्तंभ खिलाड़ी के दो विकल्प हैं एस और टी। तो एस का जो ऑर्डोमेंट आएगा वो हम टी के बड़े में से छोटा माइनस करके यानी 7 में से 1 6, और टी का ऑर्डोमेंट एस के बड़े में से छोटा यानी 6 - -3 यानी 9। दोनों ऑर्डोमेंट्स दोनों साइड के ऑर्डोमेंट्स का टोटल बराबर होता है। तो जैसे 5 और 10 भी 15 आएगा और 6 और 9 का टोटल भी 15 आएगा। तो इस तरीके से ये जो है वो ऑर्डोमेंट्स हमने ज्ञात कर लिए। और ऑर्डोमेंट्स ज्ञात करने के बाद में जब हम इनका हल लिखते हैं तो हल लिखने के लिए जो रो प्लेयर का हल जो है वो हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल लिखा जाएगा, क्योंकि रो प्लेयर जो है वो P और Q जिस रूप में लिखे हुए हैं, P और Q वर्टिकल लिखे हुए हैं, तो रो प्लेयर यानी ए के लिए आंसर वर्टिकल आएगा।
जो कॉलम प्लेयर है उसके अल्टरनेट हॉरिजॉन्टल लिखे हुए हैं, इसलिए उसका आंसर हॉरिजॉन्टल आएगा। तो रो प्लेयर के लिए P के सामने 5 है और Q के सामने 10 है और नीचे 15 है, तो रेशियो बन गया 5/15 और 10/15, यानी 1/3 1/3 और 2/3। 10/15 का क्या हो गया 2/3। तो 1/3 और 2/3 इसका रेशियो हुआ किसका, A का। B के अल्टरनेट हॉरिजॉन्टल लिखे हुए हैं, तो B का आंसर आएगा 6/15 और 9/15, यानी 2/5 और 3/5। तो 1/3 2/3 तो आ गया रो प्लेयर का, और कॉलम प्लेयर के लिए यानी बी खिलाड़ी के लिए हो गया वो 2/5 और 3/5 हो गया। और ये भी रेशियो का टोटल तो 1 होता ही है, जैसे 2/5 3/5 का और 1/5 4/5 का, ये 1/3 2/3 का टोटल 1 के बराबर होता है। तो ये तो इसके अल्टरनेट का जो है दोनों खिलाड़ियों के लिए हल है। अब बात आती है खेल का मान कैसे ज्ञात करते हैं, वैल्यू ऑफ गेम। चूंकि सरल विवेचना में वैल्यू ऑफ गेम सैडल पॉइंट होता है, लेकिन ओडोमेट्स विधि के अंतर्गत जो है वो वैल्यू ऑफ गेम निकालने का बहुत सिंपल तरीका होता है कि जो ओडोमेट का टोटल होता है, जैसे ओडोमेट्स होता है प्रत्येक जो, जैसे हम अगर पंक्ति का लें तो जैसे P पंक्ति के सामने जो ओडोमेंट होता है जैसे 5 है, 5 को आप मल्टीप्लाई कर दो किसी भी एक कॉलम की संबंधित प्रविष्टि को। जैसे मान लीजिए आपने T से मल्टीप्लाई किया, T वाला कॉलम से किया, तो P का ओडोमेंट और T की वैल्यू 7 है, तो 7 × 5 हो गया 35। दूसरी इस 35 में हम प्लस कर देंगे, दूसरी पंक्ति का ओडोमेंट का टोटल है 10। अब आप वैल्यू भी T की लोगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पहले वाले में तो आपने T की ले ली, दूसरे वाले में S का ले लो, या पहले में S का ले लिया दूसरे में T का। अगर आपने एक बार एक को सिलेक्ट कर लिया तो दूसरे में वो ही लोगे, आप उसी कॉलम का लोगे। तो जैसे हमने क्या किया, 5 × 7 35 हुआ, और फिर 10 × 1 10 हुआ, तो 35 और 10 45 हो गया। इस तरीके से ओडोमेंट्स इनटू कोरेस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ द कॉलम, दोनों को मल्टीप्लाई किया और उनको मल्टीप्लीकेशन को ऐड कर दिया। तो 5 × 7 35, 10 × 1 10, 35 10 45, और टोटल ऑफ ओडोमेंट्स का भाग दे दिया, टोटल ऑफ ओडोमेंट्स का भाग दे दिया। तो हमारा तरीका क्या हुआ, ओडोमेंट ऑफ ईच रो मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू ऑफ द कॉलम। ये हम समेशन कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और टोटल ओडोमेंट्स का भाग दे देंगे। तो इस तरीके से जो वैल्यू ऑफ गेम आएगी, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, P पंक्ति के ओडोमेंट इंटू S स्तंभ का संबंधित मूल्य प्लस Q पंक्ति का ओडोमेंट इंटू S स्तंभ का संबंधित मूल्य। ये सब हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे और टोटल ओडोमेंट्स का भाग दे देंगे। तो यहां पर 45/15 बराबर 3 आया। ये हमारी वैल्यू ऑफ गेम आ गई 3। अब हम एक ऐसी प्रॉब्लम में आते हैं, यहां पर आप ऊपर जो टेबल थी ओडोमेंट में वो 2/2 की टेबल थी, 2 × 2 की। समस्या भी क्या होती है कि कई बार विकल्प 2 से अधिक हो जाते हैं। तो यदि 2 से अधिक विकल्पों वाली कोई खेल तालिका है तो हम उस प्रश्न का हल कैसे करते हैं। यदि किसी भी खेल तालिका में 2 से अधिक विकल्प होते हैं तो पहले तो हम मिनिमैक्स विधि से रो मिनिमा कॉलम मैक्सिमा के द्वारा सैडल पॉइंट ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें क्या पता कैसे हो गया। हम तो तरीके से चलेंगे, सबसे पहले हम सरल विवेचना मानते हुए उसकी सैडल पॉइंट का ढूंढते हैं उसमें। यदि सैडल पॉइंट उसमें मिल जाता है, समस्या सरल विवेचना है और समस्या का हल आ गया। लेकिन यदि समय बिंदु नहीं आता है तो हमें क्या करना होता है, ओडोमेट्स विधि से प्रश्न को हल करना होता है। ओडोमेट्स विधि की खासियत तो यह होती है कि उसकी बेसिक शर्त यह होती है कि ओडोमेट्स विधि से यदि प्रश्न को हल करना है तो टेबल 2 × 2 की होनी चाहिए, यानी प्रत्येक खिलाड़ी को केवल और केवल 2 ही विकल्प होंगे, तभी ओडोमेट्स लिए जा सकते हैं। तो इस शर्त को पूरा करने की स्थिति जब होती है और मान लीजिए टेबल आपको 3 × 3 की, 4 × 5 की या 5 × 4 की इस तरीके से दी गई है, तो जब किसी एक या दोनों खिलाड़ियों को
दो से अधिक विकल्प जब उपलब्ध होते हैं तो वो टेबल, उस टेबल को आपको 2 into 2 में कन्वर्ट करना पड़ता है। और 2 into 2 में कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है कि जिस खिलाड़ी को दो से अधिक विकल्प होते हैं वो खिलाड़ी अपने अन्य विकल्पों का त्याग कर देगा, उनको छोड़ देगा, और जिससे उसके पास 2 ही विकल्प रह जाएं। इस तरीके से वो चलेगा। अब तो आप कह सकते हैं कि उसके पास मान लीजिए 3 विकल्प हैं, अब कौन सा छोड़े, वो कौन सा विकल्प त्याग करे। तो यहां पर क्या है कि यदि किसी एक या अधिक खिलाड़ी को 2 से अधिक विकल्प उपलब्ध होते हैं तो फिर प्रभाविता सिद्धांत, लॉ ऑफ डोमिनेंस लगता है। और लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंतर्गत प्रत्येक खिलाड़ी किसी उस विकल्प का त्याग करता है जो कि उसके लिए कम फायदेमंद है या ज्यादा नुकसानदायक है, उस विकल्प को सैक्रिफाइस कर देगा। तो प्रभाविता सिद्धांत लगाने के क्या नियम है? नियम नंबर 1, प्रत्येक खिलाड़ी उस विकल्प का त्याग करेगा जो विकल्प उसके लिए कम फायदे का है या अधिक नुकसानदायक है। यहां पर ध्यान रहे कि जो खिलाड़ी रो प्लेयर होता है, जिसको हम स्तंभ खिलाड़ी कहते हैं, उसके लिए किसी भी तालिका के सभी वैल्यूज प्रॉफिट या गेन के होते हैं, प्रॉफिट या गेन के होते हैं, इसलिए बड़े मूल्य उसके फायदे के होते हैं। तो हमेशा ही रो प्लेयर बड़े मूल्यों को रखना चाहेगा, उससे उसका मोह होगा। लेकिन कॉलम प्लेयर के लिए इससे उल्टा होता है, क्योंकि कॉलम प्लेयर के लिए सभी जो बड़े मूल्य होते हैं वो नुकसानदायक होते हैं। तो कॉलम प्लेयर अपने नुकसान को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, जबकि रो प्लेयर अपने फायदे को मैक्सिमम करने की कोशिश करता है। यहां कहने का अभिप्राय यह हुआ कि रो प्लेयर इस तरीके से काम करता है जैसे कि उसके लाभ अधिक से अधिक आए, कॉलम प्लेयर इस तरीके से काम करता है कि उसकी हानियां कम से कम आए। तो उसके लिए वो लॉस वाले आइटम होते हैं, वो कम, जो छोटे जो मूल्य होते हैं वो रखना पसंद करता है। ये एक बेसिक बात है जो कि हम इसमें पसंद करते हैं, मतलब ध्यान रखते हैं। तो पहला नियम तो ये हुआ कि बड़े मूल्य उसके लिए फायदे के हैं रो प्लेयर के लिए, और कॉलम प्लेयर के लिए छोटे मूल्य फायदे के हैं। दूसरी, अब इसको हटाने की जो बात होती है, उसके नियम कैसे लगाते हैं हम, कैसे सेक्रीफाइस करता है। तो चूंकि मैंने बताया कि रो प्लेयर होता है वो उस मूल्यों को रखना चाहेगा जो कि बड़े होते हैं। तो जिस पंक्ति के समस्त वैल्यूज, जिस रो के सभी मूल्य दूसरी किसी पंक्ति की तुलना में छोटे हैं या बराबर हैं, उस पंक्ति को उड़ा देगा। लेकिन शर्त यह है कि सारे वैल्यू किसी दूसरी पंक्ति की सभी वैल्यू से छोटे या बराबर होने चाहिए। अगर मान लीजिए एक तो छोटा या बराबर है लेकिन दूसरा वाला बड़ा हो गया तो फिर उसको नहीं ध्यान में रख सकते। एक बात, कई बार क्या था, देखने से पता नहीं लगता छोटे या बराबर हैं, तो अन्य दो पंक्तियों की औसत से छोटे या बराबर हों, अन्य दो पंक्तियों के मूल्यों की या प्रविष्टियों की औसत से छोटे या बराबर हैं तो उस पंक्ति को भी उड़ा देंगे। बात कॉलम प्लेयर की आती है। यदि कॉलम प्लेयर के पास दो से अधिक विकल्प उपलब्ध हैं तो कॉलम प्लेयर उस विकल्प को त्याग करेगा जिस विकल्प की सभी प्रविष्टियां अन्य किसी भी विकल्प की सभी प्रविष्टियों की तुलना में बड़ी या बराबर है, या यदि देखने से पता नहीं लगता तो दूसरे दो विकल्पों की औसत से बड़ी या बराबर। अगर किसी विकल्प की सभी प्रविष्टियां हैं तो उस विकल्प को उड़ा देगा, यानी उसका त्याग कर देगा, उसको हटा देगा। यह स्तंभ खिलाड़ी के बारे में यानी कॉलम प्लेयर के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो कहने का अभिप्राय समझ गए होंगे आप कि हमें सबसे पहले तो ये फंडामेंटल रूल ध्यान में रखना है कि ये वैल्यूज होती हैं वो रो प्लेयर के लिए फायदे की होती हैं, तो इसलिए बड़ा मूल्य रखना चाहेगा और कॉलम प्लेयर छोटे मूल्य रखना चाहेगा। अब पंक्ति खिलाड़ी कैसे त्याग करेगा और स्तंभ खिलाड़ी कैसे त्याग करेगा, ये रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 है। तो ये 3 नियम जो हैं इनको अपने ध्यान में रखते हुए जो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस लागू करेंगे, और इस लॉ ऑफ डोमिनेंस के द्वारा टेबल को हम 2/2 में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर जब 2/2 में टेबल आ जाएगी तो ऑडोमेंट्स विधि से प्रश्न का हल हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आपके सामने है। इस प्रॉब्लम के द्वारा हम सबसे पहले मिनिमैक्स विधि से इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। तो रो मिनिमा और कोलो मैक्सिमा लेंगे। अब रो मिनिमा लिया, कोलो मैक्सिमा लिया, मिनिमा का मैक्सिमा -1 होता है और मैक्सिमा का मिनिमा 2 आता है। सैडल पॉइंट नहीं आया।
समस्या में चूंकि साम्य बिंदु उपस्थित नहीं है तो सवाल को हम हल करेंगे ओडोमेटिस विधि से। ओडोमेटिस विधि से समस्या या खेल तालिका को हल करने के लिए जरूरी होता है कि टेबल 2x2 की हो। 2x2 की टेबल ये नहीं है, इसलिए हम लॉ ऑफ डोमिनेंस लागू करेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि ये 3x3 की टेबल है। 3x3 की टेबल में यहां प्रत्येक स्तंभ खिलाड़ी और प्रत्येक पंक्ति खिलाड़ी दोनों ही अपने अपने एक एक विकल्प को सेक्रीफाइस करेंगे, एक एक विकल्प को यहां से उड़ाएंगे। चलिए हम पहले रो प्लेयर की बात कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, कई बार इस तरीके की चीज होती है कि देखने से कोई जरूरी नहीं होता कि पहले रो प्लेयर ही उड़ाए, पहले हम पंक्ति वाला भी उड़ा, इसको कॉलम वाला भी अपने विकल्प को सेक्रीफाइस कर सकता है, तो फिर हमारे लिए आसान हो जाता है कि रो प्लेयर को देखना। तो कई बार बाय ऑब्जर्वेशन, अगर मान लीजिए कोई पंक्ति का बाय ऑब्जर्वेशन और बाय एवरेज अगर पता नहीं लग पाता है पंक्ति का, तो हम पहले कॉलम को देख लेते हैं, तो कॉलम को पहले सेक्रीफाइस कर देते हैं। यहां पर एक सीधे सीधे देखने पर, जैसे मान लीजिए 1 से 3 बड़ा है, 3 से 1 छोटा है, 5 से -1, अगर हम पंक्ति की बात करें तो 5 से -1 छोटा है, और लेकिन -3 से 3 बड़ा हो गया। इसी तरीके से जैसे 6 से 1 छोटा है, 2 से -1 छोटा है, लेकिन -2 से 3 बड़ा आ गया। तो ये देखने से कोई भी रो पंक्ति रो है वो उड़ नहीं रही है, तो हम पहले कॉलम से फैसला कर लेते हैं। जैसे कॉलम के अंदर अगर अपन हम फैसला करेंगे तो जो C2 और C3 का आप कंपैरिजन कीजिए। C2 और C3 का कंपैरिजन करेंगे तो C2 की तुलना में C3 की आइटम में ये यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि C खिलाड़ी है वो C1 स्तंभ को त्याग देगा, क्योंकि इस विकल्प की सभी प्रविष्टियां C2 और C3 के औसत से बड़ी या बराबर हैं। तो कई बार ऑब्जर्वेशन से नहीं पता लगा तो औसत से भी कर सकते हैं हम। तो जैसे C2 और C3 का औसत कैसे आया भाई, 3 और -1 का औसत आया, 2 जोड़ बना, 2 का औसत 2 का भाग दिया तो 1 आया, 1 बराबर है, C1 बराबर है -3 और 5, इसका 2 आया, और एवरेज इसका भी 1 बनेगा, और 1 से 3 बड़ा हुआ, C1 बड़ा हो गया। फिर -2 और 2 0 हुए, और 0 का 0 आया, और 0 से 6 बड़ा है। तो C1 की जो सारी एंट्री हैं, यानी स्तंभ नंबर C1 की सभी प्रविष्टियां C2 और C3 के एवरेज से बड़ी या बराबर हैं, इसलिए C1 विकल्प को त्याग कर देगा। तो C1 विकल्प उड़ने के बाद में C2 C3 बच गए। अब आती है R की बारी। R को देखने से अगर पता नहीं लगेगा तो R भी इसी तरीके से औसत लेगा, तो देखने से पता नहीं लग रहा, इसलिए R1 और R2 का जो औसत आएगा, जैसे इसमें R1 और R2 का जब हम औसत लेंगे तो R1 -1 है और R2 5 है, तो 5 और -1 का 4 बना, 4 का औसत 2 हुआ, 2 और 2 बराबर हुए, तो R3 इसका बराबर हो गया। फिर इसके बाद में R1 और R2 में 3 और -3 0 में फिर ये -2 छोटा हो गया, तो छोटा या बराबर है R1 और R2 की एवरेज से R3 की वैल्यूज, तो ये छोटी है या बराबर है, तो इसलिए R3 विकल्प का त्याग कर देगा। और इस तरीके से क्या क्या बच जाएगा, एक तो बच जाएगा C2 C3 और एक बच जाएगा R1 R2 सॉरी ये लिखने में यहां गलती लिख दिया गया है, C1 की बजाय ये C2 और C3 बचे हैं। C1 तो उड़ ही गया था ना, तो ये थोड़ा आप ध्यान कर लेना बच्चों, ये C1 गलती से C1 लिखा गया है, यहां पर ये C2 और C3 है, तो C2 और C3 बचा है, C1 तो उसने त्याग कर ही दिया था। तो C2 और C3 विकल्प जब बचे हुए हैं और इनके जब ये लेगा तो ये ओडोमेटिस लेगा, तो 8 और ये 4 आ गए और इस तरीके से ये 12 आ गया, और इनके जो वैल्यूज हैं वो 8/12 और 4/12 यानी 2/3 और 1/3, ये R1 और R2 आया, तो 2/3 और 1/3 आ गया, और उसका वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगा, R3 का 0 आ जाएगा।
और इसी प्रकार से C1 2 3 के अंतर्गत अपन क्या देखेंगे, C1 तो 0 लिखेंगे और C2 और C3 का जो वैल्यू है वो 6/12 और 6/12 यानी 1/2 और 1/2 लिखेंगे। तो 0, 1/2 और 1/2 आ जाएंगे। और वैल्यू ऑफ गेम वैसे ही 8 इंटू कोई भी ले लो, आप 3 ले लोगे तो 3 ले लो, तो 8 इंटू 3 तो 24 हो गए, और 4 इंटू 3 माइनस के 12 हो गए, तो 12 बच गए, और 12 में 12 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। वैल्यू ऑफ गेम आ जाएगा 1। वैल्यू ऑफ गेम आ जाएगा 1, 1 इसमें वैल्यू ऑफ गेम आ जाएगा। तो ये आप थोड़ा इसमें करेक्ट कर लें, ये C1 C2 गलती से लिखा गया ऊपर, ये C2 C3 कर लेना। और इसलिए C1 का वैल्यू जो आएगी, खेल का हल आएगा, वो C1 0 हो जाएगा, और C2 C3 है वो 1/2 और 1/2 हो जाएंगे। और R1 R2 तो बिल्कुल ठीक है ही, वैल्यू ऑफ गेम इसके अंतर्गत 1 हो जाएगा। तो ये जो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस से संबंधित बातें अपन ने यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत देखी। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी। ये पूरी गेम थ्योरी का एक तरह से अपन ये मान लीजिए कि पूरी गेम थ्योरी की एक तरह से बैकबोन है ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि इसी से हम विकल्पों को हम त्याग करते हुए और फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। तो इस प्रोसीजर को अपने को अच्छी तरह से समझ लेना है। तो बहुत एक सिंपल सी बात है। नेक्स्ट वीडियो में अगला एस्पेक्ट इस गेम थ्योरी का अपन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।